हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम यूपीएससी 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 चला रहे थे उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पहली टेस्ट सीरीज़ में जो हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। और आज हम जो है 51 से 100 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन सारे हमने करवा दिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हम 51 से देखते हैं। ओके, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है, कथन दिए गए हैं इसमें। और कथन नंबर 1 है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें हमें कथन को बताना है और दूसरे को ये बताना है कि इसका ये अंतर मतलब भाव स्पष्ट करता है, अर्थ स्पष्ट करता है या नहीं करता है, या फिर वो गलत है या कौन सा सही है। ठीक है, और ये कथन और कारक वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब जो है यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन की तरह कंसिडरेट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कथन और कारक वाले जो है यूपी पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और यूपीएससी में भी क्वेश्चन ज़्यादातर आने की उम्मीद रहती है और पिछले साल भी आए थे। 2023 का जो पेपर को देखते हुए कथन कारक वाले क्वेश्चन है जो ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो कथन है, अब दूसरा पढ़ते हैं। इसमें क्या है, लियाकत अली खान द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दूसरा जो कथन है ये गलत है, क्योंकि ये मोहब्बत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो लीग की पाकिस्तान की जो मांग के उसमें अलग पाकिस्तान बनाने का जो है दबाव डाला था। और ये जो है 16 अगस्त 1946 की बात है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को घोषित किया गया है, तो इसलिए ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन ए सही, किंतु जो है कथन 2 गलत। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर देखते हैं। कथन नंबर 1 है, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किए थे। ठीक है, अपने जो कारखाने हैं वो स्थापित किए थे। और दूसरा कथन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तीसरा कथन है, जो है रुडॉल्फ एक्वाविया विवाह और एंथोनी में जो है मैसूरात जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये गलत है, क्योंकि वो अकबर के शासनकाल में आए थे और उन्होंने शायद है किसी विषय पर जो है उन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। और ये जो है 1579 की बात है। ठीक है, अब ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जो वो पुर्तगाली वाटर पॉलिसी जिसने लागू की थी वो फ्रांसीसी डी अल्मोडा था, जो कब 1505 में, ठीक है, पुर्तगाल का शासक था। और उसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी और जिसे कार्टेज प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और दरअसल ब्लू वाटर जो पॉलिसी है उसके मतलब है उस समुद्र में अपना प्रभुत्व जमाना, कि अगर दूसरा कोई भी आता है तो उससे परमिशन ले, ऐसा लगता है, मतलब वो जगह उनकी हो गई हो। ठीक है, उस तरीके से उनका सारा उस पे ही मालिकाना हक हो गया हो, इस तरीके की वो ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ठीक है, और ये वाला जो पहला है ये सही है। जो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम जैसे बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है। और उसमें जो है ब्रिटिश की जो व्यापारिक बस्ती वहाँ पर जैसे 1611 में अपने कारखाने लगाए थे। और फ्रांसीसी और जो डचों का कब्जा लगभग 1759 तक रहा। इसके बाद वो अंग्रेजों को सौंप कर इस भारत को छोड़कर चले गए। ठीक है, तो इसका कथन सही होगा केवल एक, तो आंसर आएगा केवल ए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें कौन सा उत्पादन है जो मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ था। देखिए, मक्का, आलू, मिर्च। अगर मक्का, आलू, मिर्च की बात करें तो ये क्या है,
ये जो है मध्यकालीन के जो है फसलें हैं, मक्का, आलू, मिर्च, ठीक है। जो ये लोग जो पुर्तगाली नहीं इन्हें कह सकते हैं, जो कुस्तुनतुनिया वाले, खुरासान इलाका वाले, जिन्होंने मध्यकालीन में मुसलमानों ने राज किया था, जो मुगल काल है, सल्तनत काल है, इस दौरान इसकी मतलब जो वो आलू, मिर्च, कचौड़ी और समोसा ऐसी चीज़ें जो उनके द्वारा जो है, जो अरबवासी जो थे खुरासान के, उनके द्वारा यहाँ पर लाई गई थी, ठीक है। और मक्का और जो है कन्नन और कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी देखिए महाराष्ट्र में पहली फसल की गई थी कॉफ़ी की, और उनका शायद नाम भूल रहे हैं हम। तो उसके बाद जो कन्नन और कॉफ़ी, वो कन्नन और वो है कन्नन की फसल की बात करें तो ये जो है कोरियाई प्रायद्वीप की जो है खाद्य फसलें हैं, और इनका उत्पादन लगभग जो है 3500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, ठीक है। इनकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और जो चावल और गेहूँ है, इनका तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी इनके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आधुनिक मनुष्यों के करीबी रहे विलुप्त निएंडरथल के जीनोम का मानचित्रण करने के लिए स्वांति पावो ने नोबेल पुरस्कार जीता था। ये सही है, ठीक है, ये सही है, उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। और उन्होंने निएंडरथल के डीएनए का विश्लेषण और अनुक्रमण किया था। ये गलत है, क्योंकि ये जो है चिकित्सा अथवा शारीरिक विज्ञान को लिए ये नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, लेकिन उन्होंने इसकी जो है डीएनए का विश्लेषण और अनुक्रमण नहीं किया था, ठीक है। और जो इसकी बात करें, जो है डीएनए में अधिकांश आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती हैं या होती हैं, जबकि बहुत छोटा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हजारों प्रतियों में व्याप्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है, दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कथन 1 और 2 कथन दिए गए हैं। इसमें दिया गया है, आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। कथन नंबर 2 है, लैग्रेंज पॉइंट का जो उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत है, ठीक है, और क्या कौन से कथन है और कौन से कथन इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो आदित्य L1 के लिए है, ये आपका एक सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, और कथन 2 और कथन 1 की व्याख्या करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जो वेब 4.0, ठीक है, का वैकल्पिक नाम क्या है, जो वर्ल्ड वाइड वेब का भविष्य का परिकलित चरण है, जिसमें अत्यधिक बौद्धिक अनुप्रयोगों तथा निर्बाध मानव कंप्यूटर संपर्क की विशेषता होने की उम्मीद है। तो इसका सही नाम है, ये है सिम्बियोटिक वेब, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल है, यह एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक प्रणाली नहीं है, ठीक है। ये जो क्रूज मिसाइल है, ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि क्रूज मिसाइल है ये, और इसमें एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 3 चरण वाली मिसाइल होती है। ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक जो प्रथम चरण में जो है प्रणोदक इंजन होता है, उसे द्वितीय चरण में जो तरल रैमजेट मिसाइल जो इंजन होता है, उसमें ये 2 चरणों में 2 चरण वाली एक मिसाइल है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। इसलिए ये भी सही नहीं है। तो अब यह है
दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये कथन जो है सही है, इसका केवल एक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रेडियो शिफ्ट परिघटना विस्तारित ब्रह्मांड और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेड शिफ्ट घटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आकाशगंगाएं किसी पर्यवेक्षक से दूर जाने पर लंबी तरंग दैर्ध्य के साथ प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यही सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगले कथन और देखते हैं। रेड शिफ्ट पूरी तरह से प्रकाश पर पास की विशाल वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, गलत है। रेड शिफ्ट अंतरतारकीय धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर परिणाम होता है, ये सही नहीं है। रेड शिफ्ट का दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है किंतु विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अन्य भागों में नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS जल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक संयोजक है। यह निर्जलीकरण को रोकने का एक तरीका है। ठीक है, यह क्या है, एक निर्जलीकरण को रोकने का एक तरीका है। अगला कथन है, जब अंतःशिरा चिकित्सा उपलब्ध अथवा संभव नहीं होती तो दस्त से होने वाले निर्जलीकरण को रोकने एवं उसका उपचार करने के लिए अंतःशिरा पुनर्जलीकरण चिकित्सा का एक विकल्प है। देखिए इसमें क्या है, ये दूसरा जो है ये सही है, ये दूसरा सही है। ठीक है, इसमें क्या है, ये प्रोटीन का एक संयोजन है, ये गलत है। प्रोटीन का ये संयोजन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन का संयोजन नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, तपेदिक यानी टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर संक्रामक रोग है। ठीक है, यह क्या है, यह गैर संक्रामक रोग है। तो इसमें क्या है, ये गलत है, ये टीबी गैर संक्रामक रोग है। यह बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, दवा प्रतिरोध टीबी के उपचार के लिए बेटाक्विल और डेलामेनिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसका जो बेटाक्विल और डेलामेनिड, ठीक है, ये जो है, ये इसका जो उपयोग होता है ये किसमें, बॉन टीबी में होता है। और इसका उपयोग जैसे जो है छाती के एक्सरे और बलगम की जांच इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके ही अंतर्गत जो है डेलामेनिड जो वो आता है, टेस्ट बोलते हैं उसको, उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया तो है ही, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि ये संक्रामक रोग है। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि ये जो टीबी के दवा के उपचार के लिए बेटाक्विलिन और डेलामेनिड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखना है कौन सा, इसमें कितने, 1-2 कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें बायो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रण से एक उभरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या है, डेटा विश्लेषण के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम विकसित करना, बी अभिकलनात्मक कार्यों के लिए जैविक अणुओं और प्रणालियों का उपयोग करना, सी पारंपरिक कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना, डी है कंप्यूटिंग में जैविक यांत्रिकी के उपयोग को परीक्षण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिकलनात्मक कार्यों के लिए जो है जैविक अणुओं और प्रणालियों का उपयोग करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मृदा जो REE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है, REE केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं और यह अन्य किसी खगोलीय पिंड पर मौजूद नहीं है, ये गलत है क्योंकि इसकी मौजूदगी और पिंडों पर भी देखी गई है। R जो है EE 15 तत्व का एक समूह है, ये 17 तत्व का एक समूह है। ठीक है, ये 17 तत्वों का एक समूह है। इसके बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा
RE उत्पादक और निर्यातक, ये सही है। ये विश्व का लगभग 38% जो है उत्पादक और निर्यातक करता है, और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 33% और जो है ऑस्ट्रेलिया 12% इसका उत्सर्जन करता है। RE का मुख्य रूप से कृषि उर्वरकों और कृषि उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पादन के उर्वरकों में किया जाता है। तो इसका क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि और भी कई सेक्टर हैं जिसमें इसका भी उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे टेम्पो जिसका नाम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी करना है, कथन नंबर 1 है। दूसरा है, इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रमोदित किया, ये गलत है। इसे कनाडाई ने नहीं, इसने क्या है, जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक वायु प्रदूषण का पता लगाने का एक स्रोत है, और जिसमें क्या है, प्रदूषकों का उत्सर्जन का जो है निगरानी करने की ये अनुमति देता है। और ये किसका है, नासा का एक जो है उपकरण है। ठीक, ये नासा का एक उपकरण है। तो इसमें एक गलत है, तो इसके क्या है, ये दो, इसके दोनों सही है। यह प्रकाश के दृश्यमान और पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य को संवेदनशील है, ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थ्री पेरेंट बेबी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें ए ऑप्शन है, जिसमें क्या है, 3 अलग अलग माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के साथ जन्मा संतति। ठीक है, एक बच्चा जिसका पालन पोषण जो है सह पालन व्यवस्था में 3 देखभाल कर्ताओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है, 3 दाताओं के साथ इन विट्रो निषेचन के माध्यम से जन्मा संतति। डी है, विभिन्न माता पिता के 3 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के माध्यम से जन्मा। तो ये क्या, 3 अलग अलग माता पिता के आनुवंशिक सामग्री से जन्मा संतति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जेनेरिक दवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये 40 और 45 1945 के तहत परिभाषित किया गया। जेनेरिक दवाएं आमतौर पर अपनी समकक्ष प्रभावकारिता के कारण ब्रांड नाम वाली कंपनी जो दवाओं की तुलना में अधिक महंगी है, ये गलत है, क्योंकि वो सस्ती हैं। जेनेरिक दवाओं का जो है विकास और विपणन उन्हीं दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं। प्रधानमंत्री जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं का बढ़ावा देना है, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कथन नंबर 1 है, प्रयोगशाला में विकसित हीरों की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कम पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वो अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 सही किंतु 2 गलत। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जीएनपी की बात की जा रही है। तो जीएनपी में क्या है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों से होने वाली आय शामिल है। ठीक है,
इसमें भारत में कार्यरत विदेशी आय भी शामिल, इसमें आय शामिल नहीं है, विदेशी जो विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं उनके नहीं है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को अपस्फीति के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, सटीक वर्णन करता है। इसमें क्या है, सीपीआई में देश, ए ऑप्शन देखते हैं, सीपीआई में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल हैं, जबकि जीडीपी अपस्फीति केवल उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का विचार करता है। ये सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं, सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी अपस्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतों में शामिल नहीं होती। यही सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, सीपीआई अपने उत्पादन स्तर के आधार पर वस्तुओं के लिए अलग अलग भार का उपयोग करता है, जबकि जीडीपी अपस्फीति सभी वस्तुओं के लिए भार नियत रखता है। ये भी गलत है। फिर इसके बाद क्या है अगला ऑप्शन, सीपीआई और जीडीपी अपस्फीति अपनी कार्यप्रणाली में समान, ये भी सही नहीं है, भिन्न होती है, अलग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है, भारत में मुद्रा आपूर्ति और जो है उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो M1 है, M1 इसमें बताया गया है कि M1 में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई शुद्ध मांग जमा शामिल, जी मुद्राओं के नाम है। ठीक है, मुद्राओं को जो फिर देखते हैं, दूसरा है M4 धन आपूर्ति का सबसे सरल व तरल माप है जो दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए उपयुक्त है। फिर तीसरा, तरलता के उच्च स्तर के कारण M3 को नैरो मनी भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें और कौन सा कथन, कितने कथन सही है कितने गलत। ठीक है, अब हम पहले इसके बारे में जान लेते क्या है। जो इसका M1 है, ठीक है, M1 की बात करें तो M1 में क्या होता है, इसमें जितनी जनता के पास जो वर्तमान में जितनी धारित मुद्रा है और वाणिज्यिक बैंकों के पास जितनी धारित मुद्रा है, वह शुद्ध मांग एवं जमा, ठीक है, दोनों ही मान होते हैं, तो इसमें इसकी गणना की जाती है, तो ये सही है। अब इसके बाद है M4 में क्या, M3, पहले हम M2 देखते हैं। M2 में क्या है, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर और बचत बैंकों में जमा है। ठीक है, फिर M3 है, M3 बराबर का है M1 वो प्लस व्यवसायिक बैंकों में निवल आवधिक जमा है। फिर M4 में क्या है, M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों की कुल जमा है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन गलत है, तो ये सही है। इसमें क्या है, इसमें MP3 नैरो मनी नहीं है, तो इसमें क्या है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलता पास जो है शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है। ऐसी स्थिति जिसमें धन की बढ़ती आपूर्ति के कारण बंद पत्र की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऐसा परिदृश्य जिसमें बाजार की जो ब्याज दर में गिरावट की उम्मीद है, जिसमें बंद पत्र पर पूंजीगत जो है लाभ होता है। इसके बाद है, ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्ट के बजाय लोग बंद पत्र रखना पसंद करते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त धन प्रविष्ट के बंद पत्र की बजाय नकदी अवशेष के रूप में रखना पसंद करते हैं। ये ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद क्या है 71, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, मुद्रा का
प्रचलन, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा आरबीआई के पास जमा पूंजी, सही है। आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी, तो इसमें क्या है, चारों ही सही है, इसके चारों ही कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72। इसमें क्या है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBMA अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति जो है वक्तव्य जीडीपी विकास दर के संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्या है, राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने और महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में जो है किसी भी विचलन को उचित ठहराने से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो है विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए जो है 3 साल रोलिंग लक्ष्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये 3 साल रोलिंग लक्ष्य से संबंधित है, ये सही है, ठीक है। और ये दूसरा कथन है, एक कथन ये भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार सहित कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, ठीक है। तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, जैसे कुल व्यय माइनस जो राजस्व द्वारा प्राप्त जो प्राप्तियां हैं और गैर ऋण जो सृजन की पूंजीगत प्राप्तियां उनको माइनस करके ये होता है, ठीक है। तो ये कथन गलत है। तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच का अंतर है, ठीक है। तो ये जो है ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है 74। इसमें क्या, सेवाओं निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। सेवाओं स्थानांतरण और आय के प्रवाह सहित अदृश्य है। दूसरा है, अगर कोई भारतीय अमेरिकी कार कंपनी खरीदता है। तीसरा है, एक चीनी ग्राहक को एक भारतीय कंपनी के शेयर की बिक्री। और चौथा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII और बहाव उधार है। भुगतान संतुलन के पूंजी खाता लेन देन में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें कितने शामिल हैं, इसमें जो क्या है, एक आपका ये सही नहीं है, अदृश्य वाला, ठीक है। और 2 और 3 और ये 4, ये 3 कथन जो है सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है, लेबार यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, लेबार वह बेंचमार्क है, बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर वैश्विक बैंक एक दूसरे को अल्पकालिक ऋण देते हैं। दूसरा है, लेबार को सोफर यानी सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तीसरा, आरबीआई ने बैंकों में जो है माइबर से पूर्ण जो परिवर्तन सुनिश्चित करने को कहा है जो लेबर पर आधारित है, ठीक है। ये इसके जो है तीनों ही ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल जो है लायबिलिटीज इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। ग्लोबल लायबिलिटीज इंडेक्स जारी करता है, तो इसमें कौन सा जारी करता है, ये जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये जारी करता है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की वृद्धि के निम्नलिखित प्रभावों को विचार कीजिए। इसमें क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ने से अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, सही है। मुद्रास्फीति बढ़ने से निर्यात कम प्रतिस्पर्धा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसके दोनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन,
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? यह वर्ष 1972 में गठित वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। सही है। इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है। सही है। यह निर्यात के लिए समुद्री उत्पादों हेतु मानक और विशिष्टताएं से निर्धारित करता है। ये भी सही है। तो इसके तीनों ही कथन सही है। इसके बाद है भारतीय विश्व बैंक समूह की निम्नलिखित में से किस एजेंसी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। तो ये निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यही जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। IDA है और IFC भी है, ओमेगा भी है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन यानी जो निपम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? निपम का लक्ष्य भारत में उद्यमियों और युवा पेशेवर को IP जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका क्या है? दूसरा क्या है? यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन होता है। तो ठीक है, इसमें क्या है? ये दोनों ही गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? दोनों ही ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर है किसानों द्वारा बीज एवं खाद पर किए जाने वाला व्यय। दूसरा है भाड़े के श्रमिकों की मजदूरी। तीसरा है ईंधन और सिंचाई की लागत। चौथा है अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य। पांचवा है स्वामित्व वाली भूमि का राजस्व माप। इसमें क्या है? इसमें बताना है कि हमें कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये लास्ट वाला जो है स्वामित्व वाली भूमि का राजस्व माप, ये सही नहीं है। और किसके माध्यम में नहीं है? शस्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, निर्धारित करते समय केंद्र सरकार उपयुक्त में से कितने मापदंडों को देखती है? तो जो इसके मापदंड है उस किसको देखती है? इसमें ये नहीं देखती है स्वामित्व वाली भूमि का राजस्व माप। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल 4। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लोक सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की है? ठीक है, तो ये किसने की है? ये 1853 का अधिनियम था जो उसने की है। ठीक है, उसके द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य की जो अमर नायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। सही है। वे वंशानुगत क्षेत्रीय स्वामी थे। सही है। उन्होंने विजयनगर के राजाओं को एक प्रभावी युद्ध शक्ति प्रदान की। यह भी सही है। तो इसमें सभी तीनों ही इसके सही है। इसके बाद है आगे अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सालभंजिका शब्द की व्याख्या करता है? ठीक है, सालभंजिका शब्द की कौन सा व्याख्या करता है? जो इसमें दी गए हैं ऑप्शन, उसमें बताना है कि सालभंजिका की व्याख्या सही कौन है। बौद्ध संघ में बिछुड़ी। दूसरा है एलिफेंटा गुफाओं में पत्थर की मूर्ति। तीसरा है नंदी देवी का जो अवतार जो कि आमतौर पर नागर मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पाया जाता है। अगला है वह महिला जिसके स्पर्श से वृक्षों में फूल आए और फल लगे। तो ये सही है। ठीक है, ये सालभंजिका का यही सही अर्थ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है चोलकालीन कांस्य मूर्ति कला के संदर्भ में नटराज को निम्नलिखित में से किसका दमन करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो इसमें किसका दमन करते हुए दिखाया गया है? ये अपस्मार का। ठीक है, अपस्मार का दमन करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में प्रायः देखा जाने वाला ताकू शास्त्र शब्द किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये काष्ठ शिल्प की विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है?
ख्याली संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। दूसरा है, ख्याली संगीत में ध्रुपद की तुलना में तान को बहुत कम जगह दिया नहीं। ये पूरा जो ख्याली संगीत है ये तान पर ही, तेज मधुर आवाज, जो तान बोला था तेज मधुर आवाज, इस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कि उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिम दुनिया में परिचित कराया। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1993 में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 1987 में रामकृष्ण परमहंस में शामिल हुए, जो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित संगठन है। ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही। अब डी और देख लें क्या है। उनका राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता की गहराई में निहित है। ये तो यही गलत है और बाद बाकी तीनों कथन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या कौन कौन से हैं? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपरोक्त में से कितने व्यक्तित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के गर्म दल से संबंधित थे? ठीक है, तो इसमें क्या 4 लोग गर्म दल से संबंधित थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है नरम दल से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें क्या 4, केवल 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेलों को बढ़ावा देने के योगदान के लिए दिया जाता है, सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियां या खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां को मान्यता देने के लिए किया जाता है। ठीक है। चौथा है अर्जुन पुरस्कार, 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इसके क्या चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी चारों। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं, यही तो यूपीएससी की खासियत है। ठीक है, ये क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ग्लोबल मीथेन जो प्लेज मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्रियाओं को उत्प्रेरित करने हेतु वर्ष 2021 में COP26 में शुरू की गई एक पहल है। ठीक है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक गतिविधियों के समर्थन में जानकारी को विकसित और साझा करना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यूनेस्को की एक पहल है जिसे वर्ष 2021 में यूरोपीय आयोग के समर्थन के शुरू किया गया था। ये शायद मेरे हिसाब से ये गलत है, और देख लें। भारत वैश्विक मीथेन पहल का भागीदार देश है। ठीक है। WRI इंडिया गैर लाभकारी संगठन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के नेतृत्व को भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधन करने के लिए एक उद्योग आधारित स्वैच्छिक ढांचा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जो है तीसरा गलत है और सब सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करने की दृष्टि से जंगली जानवर और पक्षियों और पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 ने विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचियों की संख्या 4 से घटाकर 1 कर दी, नहीं 4 से घटाकर 2 कर दी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलहरी
तिलारी उत्तराखंड का छठा वन्यजीव कॉरिडोर है जिसे संरक्षण घोषित किया गया है। संरक्षण रिजर्व घोषित किया। ये तिलारी जो है उत्तराखंड का नहीं है, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और ये छठवां नहीं है, ये सातवां है। और इसके बाद है खिरम संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कहाँ पर, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसके डी सही है इसका, ना तो एक ना तो दो। इसका अगला क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण की पहल पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी USAID द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद है C40 जलवायु संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई करने हेतु विश्व के प्रमुख शहरों के लगभग 100 महापौरों का एक नेटवर्क है। तीसरा वर्गीकरण परियोजना झाड़ी युक्त पौधे विशेषकर सेना स्पेक्टेबिलिस को खत्म करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो एक है ये सही नहीं है, क्योंकि जो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय जो है वो अमेरिकी राष्ट्रीय विकास एजेंसी जो USAID है उसके द्वारा भारत के बाहर यानी वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करता है। तो इसका 2 और 3 सही है, तो इसके सही हो जाएंगे केवल 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फिनलैंडाइजेशन शब्द से तात्पर्य है, ठीक है। तो इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है, इसमें क्या है, शीत युद्ध के दशक के दौरान फिनलैंड ने रूस और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति अपनाई। देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के बीच निरस्त्रीकरण समझौता। दूसरा है इजराइल और UAE और बहरीन के बीच शांति समझौता जिसकी मध्यस्थता फिनलैंड ने की। डी है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है 96 है, भारत की मेजबानी में G20 की थीम वासुदेव कुटुंबम है, अर्थात एक विश्व एक परिवार एक भविष्य। वासुदेव कुटुंबम श्लोक जो किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये किससे लिया गया है, ये महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है, महाउपनिषद से लिया गया है। के बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत एक समुद्री बेस लाइन में 200 मीटर 2 समुद्री मील तक विस्तृत है, ये गलत है, सीमा तक है, ठीक है। बेस लाइन लगभग 12 किलोमीटर से पहले, मतलब पहले 12 किलोमीटर फिर 12, फिर जो है बेस लाइन से जो 200 मील तक जोन, वहाँ तक आप उसको कोई अपनी चीज़ को यानी कोई जो शत्रु को रेत सकते हो यानी पीछा कर सकते हो, ठीक है। उसके ज़्यादा उसको नहीं कर सकते। इसके बाद भारत अपने समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का दावा कर सकता है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला, ऑप्टिकल फाइबर आधुनिक दूरसंचार एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्टिकल फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका कथन कौन सा सही नहीं है ये देखते हैं। यह डेटा संचारित करने के लिए विद्युत संकेतों का एक उपयोग करता है, ठीक है। देखते हैं आगे इसमें क्या है, कुशल डेटा संचरण सुनिश्चित करने के लिए इन्हें मुख्य रूप से तांबे का बनाया जाता है। यह प्रकाश का उपयोग करके डेटा संरक्षित करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका क्या है, यही इसका जो है आंसर सही है। यह सिग्नल हानि और प्रसार के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं जो लंबी दूरी के लिए दूरी पर उचित डेटा संकर, ये गलत है, ठीक है। इसमें गलत है, सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बराक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, बराक नदी म्यांमार की चिटबिन नदी की सहायक नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के मणिपुर राज्य में प्रवेश करती है। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है, जो कुसियारा और सूरमा नदी दो सहायक नदियां हैं
दो सहायक नदियां जो बराक नदी से विभाजित होकर बांग्लादेश में पुनः मिल जाती हैं। तो इसमें क्या है, भारत और बांग्लादेश में कुशियारा नदी के जल बंटवारे के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या एक ये सही नहीं है। ठीक है, एक सही नहीं है। जो नागालैंड जो है कोहिमा, और नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जो सबसे बड़ी नदी है बराक। ठीक है, और कोहिमा और दक्षिण जो है दक्षिण में नागालैंड मणिपुर सीमा को पास में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये जो है म्यांमार से नहीं आती है। तो इसके दो ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह कि ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं, ज्ञान और शक्ति के ज्ञान परिपूर्ण हैं एवं आत्माओं तथा तत्वों से भिन्न है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस भारतीय दार्शनिक की मूल मान्यताओं में से एक को दर्शाता है। ठीक है, तो ये किसको, माधवाचार्य को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने ये जो टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ही अगले दिन टेस्ट नंबर 2 लेकर आएंगे और लगभग हर दिन एक या एक दो वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी में और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।